नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर तेलंगाना के सीएम से जुड़ी हुई। बिहार उनका दौरा होने वाला है। बिहार आएंगे तेलंगाना के सीएम। आज पटना पहुंचेंगे के चंद्रशेखर राव। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे केसीआर। शहीद के परिजनों से भी मिलेंगे केसीआर और गलवान के शहीद के परिजनों से मुलाकात करेंगे। 10 लाख रुपए के चेक सौंपा जाएगा केसीआर की तरफ से गलवान के शहीद के परिजनों को। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, जहां पर केसीआर आज पटना पहुंच रहे हैं। बिहार आएंगे तेलंगाना के सीएम केसीआर और उनकी तरफ से गलवान के शहीद के परिजनों से मुलाकात की जाएगी। मुलाकात के साथ ही 10 लाख रुपए का चेक उनकी तरफ से परिवार को सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुलाकात भी केसीआर की होने वाली है। तो राजनीतिक तौर पर भी ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। 10 लाख रुपए के चेक को सौंपने के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। ये बिहार आने को लेकर राजनीतिक तौर पर भी बातचीत और मुलाकात का दौर बेहद खास और महत्वपूर्ण होगा। बेहटा में दबंगों ने सुरेंद्र पासवान नाम के दलित की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना कंचनपुर की है और बताया जा रहा है कि मृतक के परिवार ने गांव के सरपंच विनय यादव के पोल से बिजली का कनेक्शन अपने घर में ले लिया था, जिससे खफा सरपंच और उसके साथियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोली लगने से सुरेंद्र पासवान की मौत हो जाती है। वहीं हरेंद्र पासवान, पप्पू और मुकुल गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आक्रोशित लोगों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा। मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं घटना के बाद से इलाके में तनाव बरकरार है। किनको गोली लगा है? सुरेंद्र पासवान के, वो पप्पू पासवान के, एगो मुकुल कुमार के। क्या पहले से कुछ विवाद था? पहले से लाइन लाहौर, पहले से हलक 2 बेर 3 गो अथी ट्रांसफार्मर जरा देलक। अपने अहिर पशु बारे थे, हमनी के एगो चचरा भैंस ससुरो के लाइन लगा देले। आज 4 दिन हो गए। कितने आदमी गोली लगा? 4 आदमी के? 3 आदमी के? 3 आदमी के। आउ सके लाठी गोजी से तीनों एक ही गांव के लोग हैं कि अलग अलग? सब हमने अपने ही। और बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां पुलिस पर ग्रामीणों की तरफ से हमला किया गया है। पथराव में होमगार्ड का जवान इस दौरान शहीद हो गया है। होमगार्ड जवान तेज नारायण सिंह शहीद हो गए। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम के ऊपर ग्रामीणों की तरफ से हमला किया गया, जिसमें होमगार्ड का जवान शहीद हो गया है। नेहरा गांव में ग्रामीणों की तरफ से हमला किया गया। नारायण सिंह ये नेहरा में अतिक्रमण के दौरान इन पर पत्थरबाजी किया, उसमें चोट लगे, डेथ कर गए। कहाँ पोस्टिंग थी? बिरौल दंगा में बजरा। 2024 को लेकर बिहार में बीजेपी अब सियासी तौर पर आक्रामक नजर आ रही है। जुलाई महीने में 30 तारीख को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आए थे। वहीं बीजेपी के सभी मोर्चों की बैठक इसके बाद की जाती है। हालांकि उस वक्त सियासी स्थिति कुछ और थी और अब बिल्कुल उसके उलट है। गठबंधन टूटने के बाद अब बीजेपी पूरे तौर पर एक्शन में नजर आ रही है। अगले महीने यानी कि 23 और 24 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आने वाले हैं। उनका ये 2 दिवसीय दौरा होगा और अररिया के बाद सोमवार को किशनगंज में नित्यानंद राय लोगों से मिले और केंद्र सरकार की योजनाओं से लोगों को अवगत कराया। इधर भारत सरकार के इस्पात राज्य मंत्री और वाल्मीकि लोकसभा के प्रभारी मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बेतिया में नगर के व्यवसायियों और सहकारी समिति के सदस्यों के साथ बैठक की और मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। 4 तस्वीरें आपके सामने और मकसद सिर्फ ये कि 2024 मिशन है, जिसको ध्यान में रखते हुए तमाम तैयारियों में इस वक्त बीजेपी जुट चुकी है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार में अब बीजेपी ने मिशन बिहार शुरू कर दिया है। आगाज अमित शाह करेंगे। अमित शाह अगले महीने 23 और 24 तारीख को बिहार दौरे पर रहेंगे। इन 2 दिनों के बिहार दौरे में उनका पूरा फोकस सीमांचल पर रहेगा। बीजेपी का बिहार मिशन 23 सितंबर को बिहार आएंगे अमित शाह।
अगले महीने 23 और 24 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री बिहार दौरे पर रहेंगे। इन 2 दिनों के बिहार दौरे में बीजेपी का फोकस सीमांचल पर होगा। सीमांचल में 2 बड़ी रैलियों को अमित शाह संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जी का 23 और 24 2 दिनों का बिहार का प्रवास होगा। उस प्रवास के दौरान 23 तारीख को जहां सीमांचल के क्षेत्र में पूर्णिया में एक विशाल आम सभा होगी, वहीं 24 तारीख को किशनगंज में सरकारी कार्यक्रमों का जायजा लेने का काम करेंगे। 23 सितंबर को पूर्णिया में होगी अमित शाह की बड़ी रैली। 24 सितंबर को किशनगंज में अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 महीने के भीतर अमित शाह का यह दूसरा बिहार दौरा होगा, लेकिन इन 2 महीनों में बिहार की सियासत 180 डिग्री घूम चुकी है। जुलाई में जब अमित शाह आए थे तब बीजेपी सत्ता में थी और अब विपक्ष में है। अमित शाह के दौरे से सत्ता के नए साथी जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस की बेचैनी बढ़ती हुई दिख रही है। जनता पार्टी के लोग यहाँ नाक रगड़ेंगे, पैर रगड़ेंगे, सब करेंगे, लेकिन कुछ भी करेंगे, कोई दाल बिहार में नहीं गलने वाली। किशनगंज और पूर्णिया में उनके दौरे के बाद अगर तनाव पैदा होता है या धार्मिक स्तर पर कुछ लोगों के बीच में विद्वेष की बात आती है, तो मैं समझता हूँ राज्य सरकार का ये दायित्व है उनके दौरे पर नज़र रखे, उनके भाषण पर नज़र रखे और कहीं कोई भड़काऊ बात कह के न चले जाएं, इस पर राज्य सरकार को ध्यान देना होगा। जाहिर है महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी ने मिशन बिहार शुरू कर दिया है। बीजेपी की नजर सीमांचल पर है, जहां कुल 24 विधानसभा सीटें आती हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। एलटीसी घोटाले में जेडीयू के पूर्व राज्यसभा सांसद और वर्तमान में आरजेडी विधायक अनिल कुमार सहनी को दोषी करार दिया गया है। सीबीआई ने 2013 में तत्कालीन सांसद अनिल सहनी पर बिना यात्रा किए 24 लाख रुपए का यात्रा भत्ता लेने का आरोप लगाया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में अनिल सहनी को दोषी करार दे दिया है और कल सजा के यानी कि इनके सजा के बिंदुओं पर फैसला होने वाला है, सुनवाई होने वाली। इस मामले में अनिल सहनी के अलावा अनूप सिंह पवार, एनएस नैयर और अरविंद तिवारी को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने पीएमएलए धोखाधड़ी और सरकारी पद के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया था। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने वकील के जरिए खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव को कानूनी नोटिस भेजा है। मेरे वकील श्री रत्नेश कुशवाहा ने बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री को एक लीगल नोटिस स्पीड पोस्ट से भेजा है, जिसमें उनसे कहा गया है कि जो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि पटना का खेतान मार्केट और जो लोदीपुर का मॉल है वो सुशील कुमार मोदी का है, इस संबंध में कोई दस्तावेज उनके पास है, 1 सप्ताह के भीतर उन दस्तावेजों को सार्वजनिक करें, अन्यथा बिहार की जनता से माफ़ी मांगें, नहीं तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाए। सिवान के महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय स्थित पारा मेडिकल कॉलेज के पुरुष छात्रावास में भोजपुरी गाना और अश्लील फप्तियों के खिलाफ महिला छात्रावास की लड़कियों ने जमकर इस परिसर में बवाल काटा। वहीं छात्राओं ने अपने बाथरूम में हिडन कैमरा लगाने की भी बात कही है। छात्राओं पर अश्लील मैसेज और फोटो भेजकर ब्लैकमेल करने का आरोप भी इनके ऊपर है और छात्राओं ने परिसर से बॉयज हॉस्टल हटाने की भी मांग की है। बस बॉयज हॉस्टल हटाना चाहिए। जहाँ लड़का रहेगा लड़की रहेगा वहीं सब प्रॉब्लम हुआ। यहाँ जब कुछ दिन के लिए यहाँ कुछ प्रॉब्लम था, कॉलेज बंद हो गया था, हम लोग गए थे, सारी 6 लड़की यहीं पे थी। सर को हैंडल करना चाहिए, कम से कम स्टाफ तो देना चाहिए सर को। अच्छा, लड़का लोग सुनने में आता भोजपुरी गाना? हाँ, लड़का लोग भोजपुरी सॉन्ग एनी टाइम बजाते रहता हर रात को। इसके अलावा भी और कोई आप लोग का कुछ समस्या है यहाँ की व्यवस्था पर? बस बॉयज हॉस्टल हट जाए और यहाँ का बाकी विधि व्यवस्था सब सही है। मेस आपका दिन से और क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है इस जीएनएम कॉलेज में या फार्मा
कॉलेज फार्मेसी कॉलेज में? जब हम यहाँ नहीं थे तब से मेरे साथ हो रहा है। हम कंप्लेन भी किए थे, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा था, तो हम 2 लड़के लोग आइडेंटिफाई करके टीचर से कहे भी थे, और टीचर बोले कि टेलीग्राम पे नंबर शो नहीं कर रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम बोले सर जिनको आइडेंटिफाई किए एटलीस्ट उन पे कुछ बोलिए, कुछ करिए। तो बोले कि ठीक है, कुछ बोले नहीं। हम बोले कि सर हम कॉलेज नहीं आएंगे, ऐसा बात है, मेरे आने से पहले ऐसा हो रहा है तो मेरे जाने के बाद क्या होगा। बोले कॉलेज में कुछ नहीं होगा, आओ, बाकी तुम ज़्यादा इंजॉय मत करो, छोड़ो। तो हम ठीक है, हम बोले ठीक है। बिहार में 80% लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं। साथ ही सड़क हादसों में 51% की कमी आई है। ये बात सामने आई है एक सर्वे में, और इसके अलावा ये बात भी सामने आई कि कई परिवारों की हर महीने 1 से 3 हजार रुपए तक की बचत हुई। सर्वे में जिन लोगों से राय ली गई उनमें 56% महिलाएं शामिल थीं। 81% महिलाओं ने शराबबंदी का समर्थन किया और 91% ने माना कि घरेलू हिंसा में शराबबंदी की वजह से कमी आई है। सिर्फ 13.8% लोग ही ऐसे मिले जो शराबबंदी कानून के खिलाफ नजर आए। ज्यादातर लोग जो है वो इस अधिनियम, इस निर्णय के पक्ष में हैं। लोग चाहते हैं कि इसको लागू किया जाए और कड़ाई से लागू किया जाए। लोग चाहते हैं कि इसको और कड़ाई से लागू किया जाए। इसके जो बेनिफिट हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो लाभार्थी हैं वो महिलाएं हैं। जो महिला का जो तबका है इस राज्य में पूरी तरह से इस पॉलिसी, इस निर्णय के पक्ष में है, और वो चाहते हैं कि इसको और कड़ाई से लागू किया जाए। कि 81% महिलाएं अक्रॉस द कास्ट, रेस, रिलीजन सभी ने इसका सपोर्ट किया कि नहीं, यह जो शराबबंदी है यह सही है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे परिवार के लिए फ़ायदेमंद है, और इसको और सख्ता से और इसको ज़्यादा बढ़िया से इसको लगाया जाए। मुंगेर में गंगा उफान पर है और गंगा का जलस्तर बढ़ने से चंडिका स्थान के गर्भगृह में 4 फीट तक पानी भर चुका है, जिसके बाद मंदिर के गर्भगृह के पट को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। पानी बढ़ने की स्थिति में मंदिर को भी बंद किया जाएगा। ये तस्वीरें देखिए जहां पर गर्भगृह तक ये पानी जो पहुंच चुका है, और इस वजह से अब गर्भगृह में श्रद्धालुओं के या भक्तों के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। सुबह शाम की पूजा भी फिलहाल हो रही है। सरकारी पंडा हैं, 3 शाम में 3 सुबह हैं, तो शाम वाले भी पानी में घुस के अभी पूजा कर रहे हैं गर्भगृह में अंदर जा करके। लेकिन अगर 4 फीट से अगर वैभव होता है तो गर्भगृह को भी पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा। सरकारी पूजा। तो वहीं खगड़िया में गंगा नदी खतरे के निशान से 61 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से सदर प्रखंड के साथ साथ गोगरी और परबत्ता प्रखंड के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित होते जा रहे हैं। परबत्ता प्रखंड के लगार पंचायत में बाढ़ का पानी प्रवेश करने के बाद अब स्कूल कैंपस में भी पानी पहुंच चुका है। वहीं 2 पंचायत के दर्जन भर से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी की वजह से जो निचले इलाकों में है वहां पर पानी फैल चुका है और लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आवागमन सबसे ज्यादा इन इलाकों में प्रभावित हो रहा है, और इसी हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता दिग्विजय ने। एक बार फिर बाढ़ ने दस्तक दी है, और जो अभी जो स्थिति है गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हम ये आपको स्थिति दिखा रहे हैं। ये खगड़िया का दुर्गापुर, ननकू मंडल टोला सहित कई ऐसे गांव हैं जो पूरा बाढ़ से जो प्रभावित हो गए हैं। यहाँ पे पूरा चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। जो मुरकाही गांव है वहाँ के जो लोग हैं वो नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूरा आवागमन एक तरह से कर सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हो गया। नाव के सहारे लोग आने और जाने को विवश है। ये जो पूरा स्थिति देख रही है, ननकू मंडल टोला हो गया, मुरकाही गांव हो गया सहित कई ऐसे गांव हैं जो बाढ़ के पानी से पूरा घिरा हुआ है। और सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं बाढ़ पीड़ित हैं वो नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। सबसे जो बाढ़ पीड़ित है उनसे हम ये बात करते हैं। अच्छा, क्या परेशानी हो रहा है पूरा ये बताइए तो। पानी हम लोग का घर में जो है घुस गया है, हम लोग को जाने आने में दिक्कत होता है। नाव भी सरकारी भी नहीं है, परेशानी है। पानी सगरे डूबा हुआ है, सगरे एको रत्ती सूखल नहीं है, पानी चल रहा है खूब तेजी में। कौन कौन गांव पूरा जो प्रभावित है? ननकू टोल है, मरकाही है, दुर्गापुर है, यही सब बीच बगल वाले गांव है से डूब गया है।
ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरह से गंगा नदी के जलस्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उस तरह से जो लोगों की जो परेशानी है, जो बाढ़ पीड़ित की परेशानी है, वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही है। यह स्थिति सिर्फ खगड़िया प्रखंड का ही नहीं है, बल्कि गोगरी पर्वता सहित जो कई ऐसे प्रखंड है जहाँ पर कि बाढ़ से जो पूरा गाँव है वो पूरा घिरा हुआ, और सबसे ज़्यादा परेशानी आवागमन को लेकर के हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि जैसे जैसे नदी का जलस्तर बढ़ेगा, बाढ़ पीड़ितों की भी परेशानी बढ़ती जाएगी। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। देश में इस बार दिवाली 5G सर्विस के साथ होने वाली है। जी हां, रिलायंस इंडस्ट्रीज की 45वीं एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इसका ऐलान किया। साथ ही उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के भविष्य के लिए अपनी अगली पीढ़ी को कमान सौंपने की घोषणा भी कर दी। ये दिवाली 5G वाली। Within the next 2 months, that is by Diwali of 2022, we will launch Jio 5G across multiple key cities, including the metro cities of Delhi, Mumbai, Chennai and Calcutta. Subsequently, we plan to increase the Jio 5G footprint month after month until by December of 2023, which is less than 18 months from today, to deliver Jio 5G to every town, every taluka and every tehsil of our country. आकाश को जियो, ईशा को रिटेल। Akash and Isha have assumed leadership roles in Jio and retail. They have been passionately involved in our consumer business since its inception. अनंत को न्यू एनर्जी का जिम्मा। Anant has also joined in our new energy business with great zeal. रिलायंस इंडस्ट्रीज की 45वीं सालाना बैठक में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने वैश्विक संकट के बीच भारत के विकास और स्थिरता के लिए मोदी सरकार के कुशल प्रबंधन और आगामी आर्थिक चुनौतियों से निपटने में व्यावहारिक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने इन सभी चुनौतियों के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के समग्र विकास के बारे में बताया। Reliance has continued to make all-around progress across its businesses. Our company became India's first corporate to cross $100 billion in annual revenues. Reliance's consolidated revenues grew 47% to 7.93 lakh crores or $104.6 billion. During the year 22, Reliance continued to be the largest taxpayer in India. Reliance added 2.32 lakh jobs across all its businesses, with Reliance Retail becoming one of the largest employers in the country. इस मौके पर जियो के बढ़ते नेटवर्क और व्यापार की जानकारी जियो टेलीकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने विस्तार से दी। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। Through 5G, we will now connect a larger number of end devices across multiple areas, just as we have demonstrated. The current 800 million connected internet devices will double to 1.5 billion connected internet devices within a year itself, with 5G getting rolled out in India. इस बैठक में जियो मार्ट और व्हाट्सएप की पार्टनरशिप का ऐलान किया गया। रिलायंस रिटेल वेंचर्स की निदेशक ईशा अंबानी ने इसका डेमो भी दिखाया। ये शॉपिंग एक्सपीरियंस को बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाएगा। As we expand our presence to cover the entire country, serving over 7,500 towns and 5 lakh villages in the next 5 years. एजीएम में ईशा अंबानी की ओर से रिलायंस फाउंडेशन के सामाजिक कार्यों के बारे में बताया गया। साथ ही उन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारत की तैयारियों में अपनी भागीदारी की जानकारी भी दी। It is very exciting that through this partnership, we will be hosting the first ever India House at the upcoming Paris 2024 Olympics. This will be a great opportunity to showcase India's immense talent, potential and aspiration to the Olympic world. इस दौरान मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के लक्ष्यों और 10 मूल्यों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि रिलायंस समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल भारत के विजन और मिशन को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। साथ ही रिलायंस O2C में अगले 5 सालों में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। हमारा नया एनर्जी बिजनेस भारत को ग्रीन एनर्जी का शुद्ध एक्सपोर्टर बनने में मदद करेगा। रिलायंस
भारत को न्यू एनर्जी प्रोडक्शन में वर्ल्ड लीडर और चीन से ज्यादा भरोसेमंद ऑप्शन बनाना चाहता है। साथ ही भारत के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को पूरा करने में भागीदार बनने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।